हेलो स्टूडेंट्स, असामान्य मोलर द्रव्यमान को और वांट हाफ फैक्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है इनके ऊपर आंकिक प्रश्नों की। और पहला आंकिक प्रश्न हमारे लिए लिखा हुआ है, 1 kg जल में कितना KCl मिलाया जाए कि जल का हिमांक 2 केल्विन कम हो जाए। दिया है जल के लिए KF का मान 1.86 केल्विन kg पर मोल और KCl का अणुभार भी दे दिया है 74.5। तो चलो सॉल्व करते हैं प्रश्न को। क्या क्या दिया है यहाँ देख लिया जाए। 1 kg जल दिया है और 1 kg जल, इसका मतलब ये क्या है, विलायक है। और विलायक को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल W से। कैपिटल W इक्वल टू 1 किलोग्राम। कितना KCl मिलाया जाए, यही तो पूछा जा रहा है। स्मॉल w कितना मिलाया जाए, ये हमको ज्ञात करना है। विलेय का द्रव्यमान हमको निकालना है प्रश्न में। जल का हिमांक 2 केल्विन कम हो जाए, 2 केल्विन कम हो जाए, इसका मतलब हिमांक में अवनमन है। और जब तक हम प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हिमांक में अवनमन है और हिमांक में अवनमन को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा TF के द्वारा। डेल्टा TF दिया है 2 केल्विन कम हो जाए और क्या, KF का मान दे दिया है, KCl का अणुभार दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जल में KCl किस प्रकार से आयनित होता है। यहाँ लिख ले रहे हैं, जल में KCl निम्न प्रकार आयनित होता है। K++ Cl- में। ठीक है, अगर यहाँ एक मॉलिक्यूल लें, एक अणु लें तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ भी एक मिल रहा है, यहाँ भी एक कण लें तो 2 कण हमको प्राप्त हो रहा है ना। अगर एक मॉलिक्यूल लिया गया तो 2 आयंस मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसको वैद्युत अपघट्य कहें KCl को, उससे आयंस जो हैं वो भी आणविक अवस्था में होंगे। जैसे मान लो H2SO4 होता तो क्या मिलता हमको, 2H+ + SO4 -। तो ये क्या है, आयन है लेकिन आणविक अवस्था में है। ठीक है, 2 कण मिल रहे हैं हम लोगों को, तो 2 कण मिल रहे हैं तो इन्हीं के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चलेगी। अब इसको हम 1 मोल अगर ले लें, KCl को 1 मोल लें तो क्या मिलेगा, 1 मोल K+ आयन मिलेगा और 1 मोल Cl-, यानी कि कुल 2 मोल यहाँ पे कण हमको मिल रहे हैं। ठीक है, अब I की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। I इक्वल टू, I क्या होगा, वांट हाफ गुणक, वांट हाफ फैक्टर। तो I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या या कुल मोलों की संख्या भी हम लिख सकते हैं। कुल कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व, कुल कणों की संख्या। वियोजन के पश्चात कितने कण मिल रहे हैं, 2, और वियोजन से पहले कितने कण हैं, 1 कण। तो I का वैल्यू तो यहाँ से 2 मिल गया, I इक्वल टू 2। अब हमको लगाना होगा हिमांक अवनमन का सूत्र, और हिमांक अवनमन का सूत्र है, सूत्र क्या है याद करो, डेल्टा TF इक्वल टू IKF × M, जहाँ पे M मोलैलिटी है विलयन की। ठीक है, और बाकी वैल्यूज देखें, डेल्टा TF का मान दे दिया है, I का मान निकाल लिए, KF का मान भी दिया हुआ है। ये मोलैलिटी में क्या होगा, यहीं हमको विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान मिल जाएगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, बराबर IKF, और मोलैलिटी के लिए क्या हम लिख लें यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और वह किलोग्राम में होगा। विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम भार बटे अणुभार लिखते हैं ना। देखो, ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, कैपिटल W, और विलेय के मोलों की संख्या को हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार, या इसको हम मोलर द्रव्यमान भी लिखते हैं। चूंकि अणुभार जितना होता है मोलर द्रव्यमान वही होता है। चाहो तो इसको मोलर द्रव्यमान यहाँ दिखा दो, विलेय का KCl का
मोलर द्रव्यमान बराबर 74.5, केवल इकाई में अंतर होता है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अणुभार हम दिखाएंगे, मोलर मास, अणुभार या मोलर मास को। ठीक है, अब यहीं से W हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डेल्टा TF था, W को यहीं से हम निकाल ले रहे हैं, स्मॉल w हमको ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बाकी की ये जो वैल्यूज़ हैं इधर आएंगी, डेल्टा TF इंटू मोलर मास इंटू कैपिटल W, ये है किलोग्राम में, बटे नीचे आ जाएगा I इंटू KF के। चलो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डेल्टा TF की वैल्यू क्या दी हुई है, इसको फिलअप करें, 2 केल्विन, 2 गुणे मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 74.5 गुणे कैपिटल W का मान कितना है 1 kg है, बटे I की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 2 और KF का मान तो दिया हुआ है 1.86। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को W इक्वल टू क्या मिल जा रहा है 74.5 बटे 1.86 और भाग करेंगे तो आप भाग करके इसको देखिए कितना आ रहा है, हमने पहले से भाग किया हुआ है और इसका उत्तर है 40.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये W ग्राम में होता है, ये किलोग्राम में होता है। यहाँ फार्मूले पे ध्यान दें, फार्मूले पे अगर वैल्यू ग्राम में दी हुई है तो यहाँ हम क्या करेंगे, ग्राम में वैल्यू रख क्या करेंगे, चूंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होता और वो 1000 ऊपर आ जाता, लेकिन चूंकि पहले से W का मान यहाँ kg में दिया है इसलिए हम 1000 का यहाँ पे गुणा नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये रहा आंसर। और अगला प्रश्न हमारे लिए इस प्रकार है, दूसरा प्रश्न है NaCl के एक डेसी नॉर्मल विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन पर 4.6 एटमॉस्फेयर है, इसके वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। वियोजन के मात्रा की गणना कीजिए होना चाहिए, वियोजन के मात्रा की गणना कीजिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है यहाँ हमको देखना है। NaCl के एक डेसी नॉर्मल विलयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, डेसी नॉर्मल, तो यहाँ लिख लो NaCl की नॉर्मलता क्या है, डेसी नॉर्मल है तो 110 होगा। ठीक है, डेसी का मतलब 0.1, ठीक ना, 0.1 N है, ये नॉर्मलता दिया हुआ है। परासरण दाब के फार्मूले में कॉन्सेंट्रेशन किस में है, मोलरता में है। याद कीजिए, परासरण दाब के फार्मूले में कॉन्सेंट्रेशन मोलरता में दिया हुआ है। चूंकि NaCl के लिए नॉर्मलता और मोलरता का मान एक ही होगा, क्योंकि NaCl का अणुभार तुल्यांकी भार दोनों बराबर होता है, तो जितना इसकी नॉर्मलता होगी उतनी ही मोलरता होगी, मोलरता। ठीक है, मोलरता 0.1 और यही सांद्रता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सांद्रता C। ठीक है, फार्मूले में अगली वैल्यू क्या दी हुई है, T दिया हुआ है 300 केल्विन पर और दिया है परासरण दाब 4.6 एटमॉस्फेयर, पाई का मान दे दिया है 4.6 वायुमंडल। क्या पूछ रहा है, इसके वियोजन की मात्रा की गणना करनी है, यानी यह विलयन में कितनी मात्रा में वियोजित होता है, कितनी मात्रा में टूट रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि परासरण दाब के फार्मूले से इसके I की मान की गणना करते हैं। तो फार्मूला हमारा है पाई इक्वल टू, चूँकि पाई इक्वल टू CRT और यहाँ वांट है फैक्टर लागू होगा तो I का गुणा होगा। फार्मूला हो गया है पाई इक्वल टू ICRT और यहाँ से हमको क्या करना है, I के मान की गणना करना है। I को बाहर निकाल ले रहे हैं, I इक्वल टू पाई बटे CRT के। देखो यहाँ पे पाई कितना दिया हुआ है 4.6, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर है। ठीक है, 0.1। R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू इन प्रश्नों में बताया हूँ, यह गैस नियतांक है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम भर दे रहे हैं 0.0821 इंटू T दिया हुआ है 300 केल्विन,
चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। 300 है, 0.1 है, 0.1 है तो 1 0 10 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 0 ख़त्म हो गया यहाँ। 30 का गुणा कर देते हैं हम 0.0821 में, बराबर 4.6 बटे 30 से गुणा कर लेते हैं, 1 0 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24। कितने अंक पे पॉइंट लगेगा? 4 अंक पे, 1 2 3 4 अंक पे हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं। कितना आ गया? 4.6 अपान 2.4630 और भाग दे देंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 1.868 के। आई का मान यहाँ प्राप्त हो गया है, आई इक्वल टू 1.868। अब चलो क्या करते हैं, विलयन में इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आयनित होता है। इस साइड दिखा रहे हैं NaCl विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता है, निम्न प्रकार आयनित होता है। जिस तरह से KCl आयनित हुआ था उसी तरह NaCl भी आयनित होगा, Na+Cl- आयन देगा। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ हम t इक्वल टू 0 प्रारंभिक समय, जब शून्य समय पे क्या हुआ, हमने 1 मोल NaCl लिया हुआ है, 1 मोल, और अभी समय शुरू नहीं हुआ, यानी वियोजन भी नहीं शुरू हुआ। और जब वियोजन शुरू नहीं हुआ है तो सोडियम आयनों की सांद्रता 0, क्लोराइड आयनों की सांद्रता भी 0। ठीक ना, इनकी संख्या 0, इनकी भी संख्या 0, क्योंकि वियोजन अभी शुरू नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पे क्या देखेंगे, साम्यावस्था पे जितना भी टूटना होगा NaCl को उतना टूट चुका होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अल्फा टूटता है, माना वियोजन की मात्रा अल्फा है, और वियोजन की मात्रा को अल्फा से ही दिखाया जाता है। तो 1 मोल तो हमने लिया हुआ था, इसमें से अल्फा टूट गए, 1 - अल्फा यहाँ बच गए हैं। 1 लिए थे, अल्फा टूट गए, 1 - अल्फा बचे। चूँकि 1 मोल NaCl से 1 मोल Na आयन और 1 मोल Cl- आयन, ठीक ना, बन रहे हैं। इसलिए अल्फा अगर टूट रहा है NaCl तो अल्फा ही सोडियम आयन और अल्फा ही क्लोराइड आयन बनेंगे। अब साम्यावस्था पर कुल आयन कितने हैं, साम्यावस्था पर कुल मोल, साम्यावस्था पर कुल मोल्स देखेंगे कितने होंगे। यहाँ 1 - अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, हम सबको जोड़ दे रहे हैं। 1 - अल्फा है एक जगह, प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्या ये वैल्यू आएगी, 1 + अल्फा के आ जाएगी। ठीक है, तो साम्यावस्था पर कुल मोलों की संख्या 1 + अल्फा है। वियोजन से पूर्व हमने लिया था 1 मोल। ठीक है ना, आई का वैल्यू यहाँ से भी निकालो, आई इक्वल टू वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या या कुल मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व, यानी लिए गए कुल मोलों की संख्या। ठीक है ना, लिए गए कुल मोलों की संख्या, इतना मोल हमने लिया था। देखो 1 + अल्फा वियोजन के बाद साम्यावस्था पे कण है, 1 मोल लिया था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + अल्फा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आई के लिए हम लोग मान निकाल चुके हैं 1.868। इसी वैल्यू को इसमें हम फिलअप करेंगे, चूँकि आई इक्वल टू 1 + अल्फा, तो आई की जगह हम रख ले रहे हैं 1.868 इक्वल टू 1 + अल्फा के, और अल्फा बराबर देखेंगे, एक को इस साइड कर देंगे तो -1 हो जाएगा। इसलिए अल्फा इक्वल टू 1.868 - 1 बराबर 0.868। ठीक है, ये वियोजन की मात्रा आ गई। ठीक, 1 मोल हमने लिया था तो इतने मोल वियोजित हुए, 0.868 मोल वियोजित हुए। प्रतिशत अगर मात्रा निकालनी हो तो 100 मोल हम लिए होंगे तो कितने वियोजित होंगे, 100 से गुणा करना होगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, इसलिए अल्फा इक्वल टू
0.868 को हम बदल देंगे। अब क्या करेंगे 86.8%। ठीक है, अल्फ़ा की मात्रा आ गई है, वियोजन की मात्रा 86.8% के, और यही आंसर है आंसर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे लिए इस प्रकार है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन केजी पर मोल है। यदि यह विलयन में द्वितीय, इसको डाइमर कहते हैं, बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न किया था उसमें वियोजन की प्रतिशतता पूछा था, और इसमें संयोजन की प्रतिशतता पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल और 25 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल w दिया है 2 ग्राम, यह बेंजोइक अम्ल है, और बेंजीन दिया है कैपिटल W का मान 25 ग्राम। हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। डेल्टा TF का मान दे दिया है 1.62 केल्विन। ठीक है, यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। सबसे पहला ये काम करते हैं कि बेंजोइक अम्ल के लिए हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5COOH, और इसका अणुभार होता है, अणुभार, आप यहाँ अणुभार खुद कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है। इसका अणुभार होता है 122। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान बराबर 122 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हिमांक अवनमन के सूत्र पे चलेंगे। चूँकि डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M, और यहीं से हम I को अलग निकाल लेते हैं, I के वैल्यू की गणना करेंगे। इसलिए I इक्वल टू डेल्टा TF बटे KF इंटू M। ये मोललता है, इसको जान रहे हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने यहाँ मोललता को कैलकुलेट किया हुआ है, उसी तरह करेंगे। क्या होगा, मोलों की संख्या किसके, विलय की, बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो मोललता के लिए यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, अगर M की जगह हम क्या लिखते, विलय का द्रव्यमान बटे इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास जो हम लोगों ने निकाला, गुणे कैपिटल W, ये विलायक का द्रव्यमान। ये विलायक का द्रव्यमान चूँकि यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में लिखेंगे, तो यहाँ हमको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा, जो ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, M को हमको यहाँ भरना है, M को भरना है, ये सारी वैल्यूज चूँकि बटे में उलट जाएंगी, तो यहाँ आएगा W इंटू 1000, और यहाँ क्या आ जाएगा, मोलर मास गुणे कैपिटल W। इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ भरो, इक्वल टू I बराबर हो जाएगा डेल्टा TF 1.62 गुणे मोलर द्रव्यमान दिया है 122, और क्या दिया है कैपिटल W 25 बटे KF का मान दिया हुआ है, यहाँ लिखना भूल गए, KF का मान दिया है 4.9। ठीक है, तो KF का मान यहाँ 4.9 भर देंगे, और W स्मॉल W है, स्मॉल W 2 ग्राम है, गुणे 1000। चलो जितनी वैल्यूज यहाँ कटती हैं सबको यहीं कटा लो, 25 चौके 100 40 हो जाएगा, और ये दोनों 2 से कट जाएगा, यहाँ 20, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 छक्के 12 2 एकम 2, इस 2 को भी घटाओ, 2 8 16 और 2 छक्के 12, क्या क्या बच गया, I इक्वल टू 0.86 कर दे रहे हैं इंटू 61 बटे 4.9 इंटू 20, और ये गुणा करके भाग करें आप लोग, I की वैल्यू आ जाएगी 0.504। ठीक है, अब इस साइड चलते हैं, और यहाँ हम निकाल देते हैं क्या है, बेंजोइक अम्ल है, और ये डाइमर बना रहा है सॉल्यूशन में। तो बेंजोइक अम्ल विलयन में निम्न प्रकार
संगुणित होता है, संगुणित होता है, ठीक है। C6H5COOH इसके 2 मोल्स लगेंगे और ये क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, C6H5COOH का डाइमर। अब यहाँ देखो, जब t = 0 लिया जाए, यानी समय 0 है, उस समय अगर इसका 1 मोल लिया जाए, 1 मोल लिया जाए तो यहाँ पे वियोजन की मात्रा 0 होगी। अगर ये 1 मोल लिया जाए तो t = 0 पे 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि संगुणन की मात्रा अल्फा है, माना संगुणन की मात्रा अल्फा है, ठीक है। अल्फा यहाँ क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर इसको देखेंगे क्या होगा, अल्फा मोल्स इसके संगुणित हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा, और 1 मोल से यहाँ आधा मोल बन रहा है, ठीक है। चूंकि 2 मोल यहाँ दिखाए हैं तो 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा, ठीक है। तो अल्फा अगर संगुणित होगा तो α/2 बनेगा, यहाँ α/2। तो साम्यावस्था पर मोलों की संख्या अगर हम निकाल लें, साम्यावस्था पर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ये क्या आ जाएगी, यहाँ 1 माइनस 1 है, सॉरी 1 माइनस अल्फा है और ये α/2, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, ये दोनों जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ो, क्या होगा, एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस α/2, ये हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 2 अल्फा है, ये प्लस अल्फा है, क्या होगा, 2 माइनस α/2। आई की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आई = संगुणन के बाद कुल मोलों की संख्या बटे प्रारंभ में लिए गए मोलों की संख्या। तो संगुणन के बाद कुल मोलों की संख्या कितनी है, 2 माइनस α/2, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 2 माइनस α/2, और प्रारंभ में कितने लिए गए थे, 1। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, ये क्या होगा, 2 माइनस α/2 आ रहा है। अब आई की जगह ये वैल्यू हम रख रहे हैं, या आई की जगह हम रख दे रहे हैं 0.504 = 2 माइनस α/2। अब क्या करना है, 2 माइनस अल्फ़ा, इस 2 को इधर ला दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, 1.008 = 2 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को इस साइड लाएंगे तो अल्फ़ा = हो जाएगा, अल्फ़ा = 2 माइनस 1.008, और यहाँ से ये वैल्यू हमको निकलती हुई दिख रही है, कितना आ जाएगा, 299.992। एसोसिएशन की मात्रा, संगुणन की मात्रा 0.992 है। 1 मोल जब हम लिए तो संगुणन की मात्रा 0.992 है। हमको निकालना है प्रतिशतता, तो प्रतिशतता के लिए 100 मोल लेना होगा, तो यहाँ 100 मोल लेंगे तो इसमें 100 का गुणा होगा, 99.2%। इसलिए अल्फ़ा = 99.2%, और यही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। विलयन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बच्चों, आप लोग मेहनत करें, क्वेश्चंस को लिखें, ध्यान से पढ़ें, और लिख के पढ़ने में ज़्यादा याद होती है केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।